मैं जब पहाड़गंज रहता था, मेरे एक बच्चे की डेथ हो गई थी। उस समय बाम सेप में था। 200 रुपया मुझे मिलता था उस समय महीने का, नौकरी छोड़ के जो है। उसको दवाई तक का पैसा नसीब नहीं हुआ था। हालांकि कमलेश्वर से मेरे बहुत ताल्लुकात रहे हैं। कमलेश तो खैर बहुत बड़े साहित्यकार थे, लेकिन वो भी संभल के बात करते थे कमलेश्वर। तो कमलेश्वर का एक बहुत छोटा सा किस्सा 10 सेकंड का, लगभग साहित्य से जुड़ा हुआ है। बम्बई जाते थे, मैं जाता था, मिलता था। अंधेरी में रहते थे वो, समंदर किनारे बड़ा मकान था। तो मैंने उनको कहा कि भी थोड़ा सा देखिए, हम बम्बई आते हैं। कुछ बम्बई में जो बात आप कह रहे हैं, वहाँ छपा था कि उस समय बम्बई में सबसे ज़्यादा जो किताबें वो बिकी, दलित साहित्य पे बिकी। बम्बई में एक बड़ा हॉल है, आज़ाद मैदान, ऐसा कुछ नाम है शायद। 200 एंट्री आई थी, उसमें मेरा भी सिलेक्शन हुआ था, मेरे 13 एपिसोड का। 50,000 रुपया उसने किस्तों में मुझे दिया था। वो 7 साल पहले पूरे देश में टेलीकास्ट हुआ। उसमें कलाम साहब का जीवन भी है और बहुत सारे दलित लोगों का है। ऐसे 13 एपिसोड आए थे। सर, उपलब्धियों की बात करें आपकी, तो आपने जो काम किया इस वक्त तक, आप क्या उपलब्धि मानते हैं? क्या क्या उपलब्धियां रही आपकी? नहीं, वो एक आलोचक हैं और अनुवाद भी उन्होंने किए हैं। मदर इंडिया का अनुवाद भी किया है, बहुत लिखा है। वो अखबार भी एक था जो महाराष्ट्र के लोग थे, उनका भी संपादन किया। उससे पहले भी किया। किताबें बहुत लिखी, बौद्ध धर्म पे किताबें बहुत लिखी। अच्युतानंद जी पे बड़ा काम है। जिज्ञासु जी पे 5 खंडों में उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं। लोगों को पता नहीं है ना असल में। तो 50-60 किताबें उनकी आ चुकी हैं। आलोचना में बड़ा काम है और नियमित रूप से लिखते रहे। आर्टिकल बहुत लिखते रहे। और थोड़ा सा ये है कि वो ज़ुबान के कड़वे हैं और तीखा बोलते हैं, मतलब लगभग मेरी तरह। तो ये है। आपने कभी धोखा खाया? नहीं, धोखा क्या खाया। धोखा तो ऐसा है ना कि हर आदमी धोखा खाता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ, किसी को धोखा मत दो, ठीक है। अब धोखा, आप धोखे में आ जाएंगे तो आपको पता नहीं है। ये तो मालूम है धोखा कैसे दिया जाता है। अच्छा, आपके जीवन की सबसे यादगार घटना कौन है, अगर मैं पूछूं तो? मेरे जीवन की एक बड़ी यादगार घटना है, वो दुखद घटना है जी। मैं जब पहाड़गंज रहता था, मेरे एक बच्चे की डेथ हो गई थी। उस समय बाम सेप में था। 200 रुपया मुझे मिलता था उस समय महीने का, नौकरी छोड़ के जो है। उसको दवाई तक का पैसा नसीब नहीं हुआ था। 200 रुपया भी मुश्किल से मिलता था। तो उसकी डेथ हो गई थी। तो मैं कहीं गया था, शाम को लौटा, रात हो गई। पहाड़गंज रहता था मैं। तो एक पड़ोसन थी, वो कहने के ने मिश्रा, तुम इतने लेट आए हो? मैं क्यों, क्या बात होगी? नहीं, तुम्हारे बेटे की डेथ हो गई, तुम्हें पता नहीं? तो नहीं, मैंने कि मैं कहीं गया हुआ था। तो मेरी जो पत्नी है वो मेरे ख्याल से दोपहर को हुई होगी, शायद शाम को। तो उसको लेके वो यहाँ पश्चिम विहार आ गई थी। मेरे फादर इन लॉ ने बड़ा मकान बनाया था इधर। तो एक तो वो और वहीं से माने फिर अगले दिन बहुत रात हो गई थी, बस मिली नहीं। और आया तो फिर यहाँ ये जो शमशान भूमि में है, यहाँ मैं 6-7 दिन वो जाता रहा। शाम को और रात को बैठा रहता था और कभी लेट जाता था। बच्चे की याद? हाँ। कितना बड़ा था वो? तो मेरे ख्याल से 7-8 साल का था। बल्कि उसको ये जो नए स्कूल चले हैं ना, अभी गोल मार्केट में था, सरकारी स्कूल है ना, जो अच्छी तरह जो सेंट्रल स्कूल नहीं, दूसरे जो स्टेट लेवल के, उसमें एडमिशन भी मिल गया था उसको, बड़ी मुश्किल से मिला था। ये है। तो वो एक दुखद उस तरह से माने जी। अच्छा सर, साहित्य कहीं ना कहीं बट गया है। एक कहते हैं मुख्य धारा का साहित्य है, दलित साहित्य को उससे इतर माना जाता है, एक नाम आ गया दलित साहित्य। आप खुद को कहाँ मानते हैं, साहित्यकार के रूप में, दलित साहित्यकार के रूप में, किस तरीके से?
नहीं, ऐसा है कि हम लोग तो दलित साहित्यकार हैं, हम भी मानते हैं, लोग भी मुझे मानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, साहित्य की दुनिया में आपके दोस्त कौन कौन से हैं? सभी दोस्त हैं लगभग, गैर मतलब सवर्ण जाति के और दलित जाति के, मतलब कम से कम 100 से ऊपर होंगे। अच्छा, आपने कहा कि सवर्ण जाति के साहित्यकार, कई मौके आते होंगे जब तमाम साहित्यकार साथ बैठे रहते होंगे, जिसमें सवर्ण जाति के साहित्यकार भी होते होंगे, दलित साहित्यकार भी होते होंगे। उस वक्त जो दलित साहित्यकार होते हैं, जब सवर्ण साहित्यकारों की भीड़ में, उनका दखल कितना होता है? दखल ऐसा होता है कि वो उनका पद और मेरा पद उस पर निर्भर करता है। वो दोयम साहित्यकार अगर हैं साहित्य की दुनिया के, तो थोड़ा सा संभल के बात करेंगे। हालांकि कमलेश्वर से मेरे बहुत ताल्लुकात रहे हैं। कमलेश तो खैर बहुत बड़े साहित्यकार थे, लेकिन वो भी संभल के बात करते थे कमलेश्वर। तो कमलेश्वर का एक बहुत छोटा सा किस्सा 10 सेकंड का, लगभग साहित्य से जुड़ा हुआ है। बम्बई जाते थे, मैं जाता था, मिलता था, अंधेरी में रहते थे वो, समंदर किनारे बड़ा मकान था। तो मैंने उनको कहा कि भी थोड़ा सा देखिए, हम बम्बई आते हैं कुछ। तो उन्होंने सीधे सीधे कहा कि नैमिष राय जी पहले अपनी पहचान बनाइए। तो ऐसा लिखा भी, लेटर आया, वो लेटर छप रहा है मेरा अभी। तो आप ये समझिए कम से कम 4 साल फिर मैंने उनसे बात नहीं की। 4 साल। तो वो मैं जानबूझ के ये बात कर रहा हूँ। रमणिका गुप्ता का ही एक कार्यक्रम हुआ फिरोज शाह रोड पे, और वहाँ बहुत सारी महिलाएं थी। वो आए, सामने से आ रहे हैं, मेरी तरफ देखा, मैंने बात नहीं की। वो खुद आए और खुद हाथ बढ़ा के कमलेश्वर ने कहा कि मैं आपको बधाई देता हूँ, आप अपनी पहचान आप बना रहे हैं। कमलेश्वर ने कहा खुद। क्यों? तो ये जानबूझ के ये बात मैं कह रहा हूँ कि व्यक्ति को अपनी पहचान बनानी चाहिए, कोई किसी से भीख नहीं मांगनी चाहिए। सिफारिश करना कराना अलग बात है। तो जो सवर्ण समाज के मेरे अपने जो मित्र रहे हैं, जैसे प्रकाश दुबे, दैनिक भास्कर के संपादक, एक बड़े बड़े पेज पे मेरा इंटरव्यू कराते थे और मुझे बुलाते थे लेक्चर के लिए। नागपुर बाई एयर, शिमला से आता था मैं बाई एयर, लेक्चर के लिए बुलाते थे। ऐसे लोग भी हैं। और फोटोग्राफर को बुलाते थे, नैमिष राय जी आए, बड़े राइटर हैं, ये बड़ा कैमरा लाओ। पूरे पेज के इंटरव्यू बने। ये दलित, बहुत कम दलितों का ऐसा हुआ होगा। क्यों? उसके बाद बहुत बढ़िया होटल में कमरा बुक कराना और शाम को बैठना। तो ऐसे कन्हैयालाल नंदन रहे, डॉक्टर महेश सिंह जी रहे हैं। तो ऐसे जो बहुत अलग तरह के जो मतलब जनसत्ता के एडिटर रहे हैं, वो अलग अलग नाम हैं उनके। तो एसपी सिंह के बारे में लिखा कि वो चने खाते हुए आते थे जब मैं अशोका रोड पर था, तो मिलते थे बीच में। तो वो लेकिन अच्छे लोग थे माने। और उस समय चूँकि मैं दोबारा ये बात कहूँगा कि उस समय मैं भी एक उभरता सितारा नहीं बल्कि सितारा तो बन चुका ही था पत्रकारिता की दुनिया में। और मुझसे लोग ईर्ष्या भी करने लगे थे कि भाई नैमिष राय एक बाहरी आदमी, इतना क्यों छपते हैं? क्यों? क्योंकि हर हफ्ते छपना खबर टाइम्स में, और एवरेज हर तीसरे दिन किसी न किसी अखबार में छपना, उसकी मतलब ये होना, माने चर्चा होना। तो वो एक ऐसा माने एक ऐसा समय था मेरा अपना, लगभग 20 साल ऐसा एक समय रहा कि मैं उस समय अगर चाहता तो कोई पद भी मिल सकता था, माने किसी टाइम्स में, किसी माने संस्था में, किसी उसमें, लेकिन वो कभी ऐसा। आपके साहित्यिक जीवन में जो आपने काम किया, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि काम का सबसे बड़ा सम्मान आपको कब लगा कि आपको सम्मानित किया गया है, तो कौन सी घटना का जिक्र करेंगे आप?
ऐसा है, देखिए सम्मान जो है ना वो एक एक देसी बात भी है कि आदमी घर से जब बाहर निकलता तभी पता लगता है। घर में तो सम्मान मिलता नहीं राइटर को, लेकिन घर से बाहर जब दूसरे शहर में जाता है, कोई यूनिवर्सिटी बुलाते हैं, कॉलेज बुलाते हैं, या कोई व्यक्ति बुलाता है, कोई लेक्चर के लिए बुलाते हैं, तो पता चलता है खुद लेखक को तब एहसास होता है कि वो क्या है। मैंने तो अभी ये कोरोना से बहुत पहले 4-4.5 साल पहले हो गया है, तो मुझे केरल में बुलाया, तो मैं उसका नाम भी आपको बता देता हूँ। कैथोलिकेट कॉलेज पठानमट्टा केरल में है ये। अच्छा, कॉलेज है। हाँ, कॉलेज का नाम है। और नई सदी के दलित साहित्य के सामाजिक सरोकार, एफिलेटेड टू महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी कोट्टयम केरल, इससे यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है जी। तो एक कोई लड़की मुस्लिम, वो मुझ पर पीएचडी कर रही थी। कई बार उन्होंने कहा कि सर आपको आना है, तो मैंने कहा कि भी मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और मैं कैसे आऊँ बताओ। नहीं सर, आप जैसा कहेंगे। तो फिर 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना बाद उस लड़की ने, शोधार्थी थी, मेरा हवाई जहाज़ का टिकट कराया फिर, और हवाई अड्डे पे खुद उसके पिता जो बस कंडक्टर थे और अपने भाई वो लेने आए गाड़ी से। तो वहाँ से 3 घंटे लगते हैं आगे जाने में हवाई अड्डे से। तो महिलाओं का कॉलेज है ये जी। और इतना दूर, मतलब मुझे भी एहसास नहीं था कि इतना सम्मान मुझे मिलेगा। रात को होटल में 10-12 महिलाएं मिलने के लिए आई, टीचर थी, प्रोफेसर थी। अगले दिन से शुरू कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम था वो असल में वहीं जाके पता लगा कि मुझ पर ही लोगों से पेपर पढ़वाने थे। करीब 40 शोधार्थियों ने 2 सत्रों में अलग अलग जगह, एक ही कॉलेज में अलग अलग हॉल में वो 40 पेपर पढ़े। ये बाद में मुझे पता चला, एक ही राइटर पे मैंने जी। और उसकी एक सबसे बड़ी विशेषता ये है कि प्रिंसिपल जो है ना वो 3.5 घंटे 4 घंटे बैठे रहे और हिंदी में वो बात कर रहे थे। बाद में करीब 1.5 घंटे की फिल्म बनवाई और महिलाओं को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने खुद कहा कि सर आपको तो हमारे बच्चे 4-5 साल से पढ़ते रहे हैं और उनको बच्चे अच्छा लगा कि एक लेखक उनके पास आया है चल के। तो वो एक बड़ा सम्मान था। वो एक बड़ा सम्मान था मने, और बहुत अच्छा लगा उस तरह से इतना दूर जाकर जो है ना वो मने। अच्छा सर, आपसे मैं ये पूछूं कि दलित साहित्य की क्या संभावनाएं हैं, क्योंकि आज के वक्त में जब भी वर्ल्ड बुक फेयर लगता है या फिर बुक फेयर लगता है तो ये आंकड़े आते हैं कि दलित साहित्य सबसे ज़्यादा बिक रहा है। तो इसकी संभावनाएं क्या देख रहे हैं आप, और दलित लेखकों के लिए कितनी अपॉर्चुनिटी है, दलित प्रकाशकों के लिए कितनी अपॉर्चुनिटी है? देखिए, मैं 2 बातें इसमें बता देता हूँ, क्योंकि मैं कलकत्ता भी 2 बार गया हूँ। जब मैं रेलवे में एडवाइज़र था हिंदी से संबंधित, और सुल्तान सिंह गौतम को भी एक बार मैं बम्बई भी ले गया था अपने साथ, और कलकत्ता भी, और इनकी कुछ किताबें वहाँ डिस्प्ले हुई थी। बम्बई में जो बात आप कह रहे हैं, वहाँ छपा था कि उस समय बम्बई में सबसे ज़्यादा जो किताबें वो बिकी दलित साहित्य पे बिकी। बम्बई में एक बड़ा हॉल है, आज़ाद मैदान, ऐसा कुछ नाम है शायद। अब जो दिल्ली में भी लगता है, मेरा कहना यह है कि जो दलित समाज के जो पब्लिशर हैं उनको नई तकनीक सीखनी चाहिए। दलित साहित्य को कैसे, किस किस विधा में वो आगे बढ़ाएं, कैसी क्वालिटी होनी चाहिए। तो जैसे बच्चों पे आजकल बहुत साहित्य आ रहा है, बच्चों के लिए साहित्य वो लिखवा सकते हैं टेक्निकल, और टेक्निकल किताबों पे बहुत आजकल डिमांड है, कोर्स में लग रही हैं। कहने का मतलब है कि जो बाज़ार के अंदर किताबें बिकती हैं साहित्य से अलावा, साहित्य तो आप समझ लीजिए पूरे टोटल अगर हम लगाएं तो केवल 20% जो टोटल जो किताबें छपती हैं उसका प्रतिशत अगर लगाएं कि 20% साहित्य की किताबें बिकती हैं, 80% उसमें कोर्स बुक होती हैं,
बच्चों की किताबें होती हैं, टेक्निकल बुक होती हैं, तो उन पर दलित साहित्यकार के साथ साथ पब्लिशर ध्यान नहीं दे रहे। मेरा कहना यह है कि उन पर ध्यान देना चाहिए और नए तरीके से उस पर काम करना चाहिए। और जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं जी। मैं यह भी कहूँगा कि उनसे अगर वो कुछ सीखने की ये रखते हैं, कुछ भाई सीखना तो पड़ेगा, तो किसी भी रूप में वो सीख सकते हैं और फिर उसको वो अप्लाई करें। सर कलाम साहब के साथ आपकी तस्वीर देख रहा हूँ मैं, ये कब की तस्वीर है? कब ये तो मेरे ख्याल से आगरा में केंद्रीय हिंदी संस्थान है, वो 1 लाख रुपए का पुरस्कार देते हैं जी। तो उस पर मुझे यहीं विज्ञान भवन में ये पुरस्कार देते हुए है। अच्छा, तो उन्होंने ही सम्मानित किया। हाँ, और कलाम साहब पर मैं आपको जानकारी देना चाह रहा हूँ कि आकाशवाणी भारत सरकार के तहत 13 एपिसोड मैंने लिखे थे 7 या 8 साल पहले। उसमें कलाम साहब का जीवन संघर्ष भी था। उसके मुझे जो मुकेश शर्मा नाम के प्रोड्यूसर थे, 200 एंट्री आई थी, उसमें मेरा भी सिलेक्शन हुआ था मेरे 13 एपिसोड का। 50,000 रुपया उसने किस्तों में मुझे दिया था। वो 7 साल पहले पूरे देश में टेलीकास्ट हुआ। उसमें कलाम साहब का जीवन भी है और जो जैसे महापुरुषों का बचपन है, बाबा साहब का है और बहुत सारे दलित लोगों का है। ऐसे 13 एपिसोड आए थे। सर उपलब्धियों की बात करें आपकी, तो आपने जो काम किया इस वक्त तक, आप क्या उपलब्धि मानते हैं? क्या क्या उपलब्धियां रही आपकी? मेरी उपलब्धि सबसे बड़ी यह है, शोधार्थी वगैरह बताते हैं। पहले तो संख्या मैं 100 कहता था, लगभग 150 शोधार्थी मुझ पे एमफिल, पीएचडी, एमफिल कर चुके हैं। नंबर 1 150 कि ये आज तक की डेट में। इस पर भी मैं 2-4 लोगों को कहा है यूजीसी वगैरह की फाइल देखने के लिए उनसे, लेकिन मेरे ख्याल में जीवित राइटर पे 150 लोगों ने शोध नहीं किए होंगे। नंबर 1। नंबर 2, जितनी किताबें मेरी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जा रही हैं, इतनी सवर्ण जाति के राइटर की भी नहीं पढ़ाई गई। ये मेरी दूसरी उपलब्धि है। नंबर 3, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि चाहे सवर्ण परिवार हो या दलित हो, मेरा प्रवेश सभी जगह रहा और सम्मान सहित रहा कि कम से कम 20-25 जगह घर ऐसे रहे हैं जहाँ मैं जाता हूँ, घर में आराम से रहता हूँ, खाना पीना सब वो मेरी बड़ी ये करते हैं। नंबर 4 कि जितना यूनिवर्सिटी में मुझे बुलाया है, सवर्ण जाति के राइटर को भी नहीं बुलाया है। वो मौका उनको भी नहीं मिला। ये भी एक सच है। लेकिन उसकी संख्या तो बताएं। अच्छा, आप अपनी बात पूरी करिए। उसकी संख्या तो मतलब लेक्चर की देखें तो 200, 300 लेक्चर हो गए हैं जी। और हाँ, तो बस यही है। अच्छा सर, आप कह रहे हैं कि जितनी उपलब्धियां आपको मिली उतनी सवर्णों को भी नहीं मिली, लेकिन आमतौर पर तो कहा जाता है कि दलितों की उपेक्षा होती है, दलितों को मौके नहीं मिलते, दलित साहित्यकारों को मौके नहीं मिलते हैं। आप उल्टी बात कह रहे हैं? नहीं, ऐसा है। देखिए, नहीं, उसका एक गंभीरता से मैं जवाब देना चाह रहा हूँ। एक तो ऐसा है, जो लोग ऐसा कह रहे हैं, उदाहरण के लिए उन्होंने कोई आर्टिकल लिखा, कितने आर्टिकल लिखे, क्या लिखा क्या नहीं लिखा, उसमें भाषा की कितनी गलती रही, टेक्निकल कितनी गलती रही, तो वो आर्टिकल उनका नहीं छपा होगा। तो ऐसे किसी लोग ने ये कहा होगा भाई उनका नहीं छापा। नंबर 2, कोई किताब लिखी, किताब नहीं छपी, किसी पब्लिशर ने नहीं छापी। नंबर 3, या कोई उनकी रचना किसी यूनिवर्सिटी में नहीं लगी। 90% केस, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, 90% केस में वो दलित समाज के लोगों की कमियां हैं। उसको और मैं क्लियर करूँ, माने कहने का मतलब है कि आप अपनी रचनाओं को दुरुस्त नहीं करते हैं, आप इधर उधर भटक जाते हैं, आपका जो विषय है उस पर ध्यान नहीं देते हैं,
आपकी जो आलेख हैं उसमें भाषा की बहुत गड़बड़ी होती है। क्यों? तो ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं हज़ारों किताब की तो समीक्षा लिख चुका हूँ, हज़ारों किताबों की माने वो सब देखता हूँ। तो उसमें दलित समाज का आदमी कितना परिपक्व हुआ है ये तो मैं बेहतर जानता हूँ भैया जी। क्यों? और आपकी कौन कौन सी किताबें हैं, रचनाएं हैं जो पढ़ाई जा रही हैं अभी यूनिवर्सिटीज? 2-4 को छोड़ के सभी, 2-4 को छोड़ के कम से कम 40 रचनाएं, जैसे हेलो कामरेड है, कितनी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई गई। मुक्ति पर्व है, नाटक है और कहानियां हैं। मान अभी मैथिली यूनिवर्सिटी में ये कहानी लगी है, बहुत पहले किसी ने बताया था, तो ये तो मुझे पता चलता है तो बता रहा हूँ, पता ही नहीं चलता है कौन सी कहानी। मतलब सबसे पहले शरण कुमार लिम्बाले ने मुझे फ़ोन किया था पिछली शताब्दी में, अपने अपने पिंजरे यशवंतराव मुक्त विश्वविद्यालय, उसके तहत 350 कॉलेज आते थे, वहाँ पढ़ाई 350 कॉलेज में मेरी आत्मकथा पढ़ाना शुरू किया पिछली शताब्दी में। अच्छा सर, एक साहित्यकार और लेखक का भी संबंध होता है। आपने तमाम मेरे कहने का मतलब प्रकाशक और लेखक का अपना संबंध होता है साहित्यकार का, तो आपने तमाम प्रकाशनों के लिए लिखा। क्या लेखकों को जो सम्मान मिलना चाहिए, जो रेवेन्यू मिलना चाहिए प्रकाशकों से, उसके मामले में प्रकाशक ईमानदार होते हैं, खासतौर पे हिंदी के प्रकाशक? क्या ऐसा है कि वो ईमानदार होते हैं या नहीं होते इस बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे लगभग सभी प्रकाशकों ने पैसा दिया और एडवांस पैसा दिया। पिछले 10-12 सालों से मैं प्रकाशकों से एडवांस पैसे लेकर लिख रहा हूँ सभी में, और मुझे वो पैसा देते हैं। अच्छा सर, साहित्यकारों को सरकारें भी तमाम सम्मान देती हैं, बड़े बड़े सम्मान हैं जो दिल्ली सरकार से लेकर और तमाम प्रदेश की सरकारें देती हैं। दलित साहित्यकारों को जितना सम्मान मिलना चाहिए, आप दिल्ली में हैं, दिल्ली की बात भी मैं करूंगा आपसे, मेरे सवाल में दिल्ली भी है, कि दलित साहित्यकारों को जो सम्मान मिलना चाहिए सरकारी स्तर पे, क्या वो मिल पाता है या फिर वहाँ बड़े बड़े साहित्यकार? वो ऐसा होता है कि वो 2 बातें उसमें निर्भर होती हैं। जैसे मुझे क्या किसी दलित साहित्यकार को पहला पुरस्कार 2 लाख रुपए का मुलायम सिंह के लड़के ने जब सीएम था मुझे दिया। आपको कौन सा पुरस्कार? साहित्य कुछ ऐसा नाम होता है, साहित्य भारतीय कुछ ऐसा ही नाम होता है, 2 लाख का होता है। तो ये बीबीसी ने ये किया था रिले कि 2 लाख रुपए का पुरस्कार मिलने वाले नैमिष राय जी पहले दलित रहे हैं, तो वो मुझे मिला। कब मिला था ये 6-7 साल जब ये सीएम था, लास्ट बार सीएम था। तो इसका जिक्र मैंने इसलिए किया कि पुरस्कार 2 तरह से मिलता है जी। ज्योतिराम यादव जी उन 3-4 लोगों में एक थे जिन्होंने पुरस्कार ये किया था, ठीक है। तो आपका सर्किल क्या है, नंबर 1। एक तो दलित लोग अपना सर्किल बनाते नहीं हैं। मैं अब ये कहूँ, जैसे बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं भाई उनकी कोई आलेख नहीं छपता, उनकी न्यूज़ नहीं छपती, तो मैं ये कहता हूँ कि आप किस अखबार के ऑफिस कितनी बार जाते हैं और साल में कितनी बार गए और संपादक से मिले या नहीं मिले। आप घर बैठे चाहते हैं सब कुछ, क्यों भाई मेरा आर्टिकल उसमें छप जाए, ऐसे अचानक छप जाए, क्यों? तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ, आपके संबंध नहीं है, दलित आदमी वो केवल दलित से ज़्यादा मिलता है, क्यों? समझ जाते कि आदमी गालियाँ दे रहा है, अब तक तो यही होता रहा है ना। वो ना उससे संबंध बनाता, ना उसका सम्मान करता। तो मेरा जीवन ऐसा रहा वो सभी जातियों के लोगों से, और ये पत्रकारिता की वजह से ये हुआ मेरे साथ, दूसरे लोगों से मिलना जुलना, घरों में जाना। तो एक तो चीज़ ये है, जो पहली कैटेगरी के सम्मान मिलता है वो सभी लोग अगर उस राइटर को जानते हैं तो हो सकता है सम्मान मिल जाए, ठीक। नंबर 2, जो पॉलिटिकल हस्तक्षेप होता है दलित महाराष्ट्र को छोड़ के,
मैं अभी राजेंद्र पाल गौतम जी को भी ये जिक्र कर रहा था, महाराष्ट्र को छोड़ के कोई भी दलित नेता ऐसा नहीं है, विशेषकर उत्तरी भारत में, जिसने दलित लेखक को कोई पद्म श्री या कोई पुरस्कार देने के लिए सिफारिश की हो। तो वो चुप होकर जवाब नहीं दिए। तो ये कारण है, 2 कारण मैंने बताया। दिल्ली में भी तमाम सरकारें सम्मान देती हैं, आपने लंबा काम किया है, शीला दीक्षित का आपने जिक्र किया कि उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, बयान को लगातार ऐड में। दिल्ली सरकार से क्या आपको कभी सम्मान मिला? दिल्ली सरकार से मुझे पिछली शताब्दी में शुरू में पालीवाल जी मेरे दोस्त थे, जब अजमेरी गेट पे ऑफिस था हिंदी अकादमी का, तो 2-3 बार छोटे छोटे पुरस्कार थे, 5,000 का, 11,000 का, 1980 में 90 में ऐसा कोई मिला था। उसके बाद मुझे कोई पुरस्कार नहीं मिला। तो इस बारे में मैं कई बार राजेंद्र पाल गौतम जी से चर्चा भी होती रहती है कि अब मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे नामदेव दसाल, दया पवार, गंगाधर पांतावने, ये 3 लोगों को पद्मश्री मिल चुका। हिंदी बेल्ट के किसी आदमी को पद्मश्री आज तक नहीं मिला। इसके आगे बढ़ें, राज्यसभा सदस्य बन गए, भालचंद मुंगेकर बन गए, और जो रिजर्व बैंक में रहे और आमचा बाप के जो लेखक जाधव, नरेंद्र जाधव, वो राज्यसभा सदस्य बन गए। एक और कोल्हापुर के कोई व्यक्ति रहे मेरी जानकारी में, वो राज्यसभा सदस्य। 3 तो मेरी जानकारी में है, इसलिए मैंने बाद में आर्टिकल भी लिखा था कि राज्यसभा में दलित का क्या प्रतिनिधित्व है। एक पहले अमर उजाला में लिखा था 15 साल पहले, एक अब लिखा। तो महाराष्ट्र के लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, महाराष्ट्र के लोग वहाँ जगह देते हैं। लक्ष्मण गायकवाड़ को होटल बनाने के लिए पवार ने जगह दी, करोड़ों रुपए कमाए उसने, मुझे ले जाता था वो शूटिंग वगैरह दिखाने के लिए, ठीक। और लक्ष्मण माने को बना दिया चेयरमैन, माने पता नहीं किस किस जगह एडजस्ट कर दिया। महाराष्ट्र में ये परंपरा है, महाराष्ट्र के अलावा उत्तरी भारत में कोई परंपरा नहीं है। रामविलास पासवान भी जब रहे माने, और राजेंद्र पाल गौतम दिल्ली में रहे, तो कोई परंपरा नहीं है ऐसी। और जो पुरस्कार की बात है, अब पुरस्कार तो ऐसा है ना कि जब दबाव पड़ता है तब देते हैं, या एक नियम होता है, एक नियम है ना, जैसे मध्य प्रदेश में भाई सरकार किसी की भी आएगी पुरस्कार देंगे, उत्तर प्रदेश में किसी भी आए पुरस्कार देंगे, नियम बन गया। लेकिन दिल्ली में नियम तोड़ दिया केजरीवाल जी ने, 6 साल से कोई पुरस्कार किसी दलित को नहीं मिला, किसी को भी नहीं मिला। तो अब क्या कहेंगे? हिंदी अकादमी में तो उसको हिंदू अकादमी बोलते थे, मैं भी बोलता था, तो वहाँ किसी दलित का उस तरह से प्रवेश नहीं है। अभी जो जिसको बनाया बम्बई से, वो है कोई ब्राह्मण है, उसको उन्होंने ये बना दिया है उपाध्यक्ष। अच्छा सर, अभी एक तस्वीर वायरल हुई थी जब प्रेमचंद की जयंती थी, जिसमें प्रेमचंद ने फटे हुए जूते पहने थे, और वो तस्वीर काफ़ी चर्चा में रही थी कि प्रेमचंद, तमाम लोगों ने अपने अपने तरीके से उसकी व्याख्या की। तो सर, जो हिंदी साहित्यकार हैं, ख़ास तौर पे जो शोषित वर्गों की बात करते हैं अपनी लेखनी में, तो क्या उनका एक जो बेसिक जीवन होता है, बेसिक जीवन की ज़रूरतें होती हैं, समाज में तमाम प्रतिष्ठा पाने के बावजूद, तमाम जगह यूनिवर्सिटीज़ में किताबें पढ़ाए जाने के बावजूद, उनको व्यक्तिगत जीवन में सहूलियतें नहीं मिल पाती, वो क्या कहें, वो आर्थिक दिक्कतों में जीते हैं? नहीं, ऐसा है, देखिए प्रेमचंद जी को कभी कोई आर्थिक दिक्कत नहीं हुई। पहली बात तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने प्रेमचंद जी पे बहुत पढ़ा है, और प्रेमचंद जी का मैं सम्मान करता हूँ। दूसरों की तरह ऐसा उनको गालियाँ देना, आलोचना करना मेरा वो धर्म नहीं है, ना होना चाहिए। दलितों को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रेमचंद जी के 2 लड़के श्रीपत राय, धनपत राय, करोड़ों रुपया उन्होंने कमाया। कहानी, एक मैगजीन निकलती थी कहानी नाम से, मैंने उसमें लिखा, ठीक है। प्रेमचंद जी तो नौकरी करते थे, मतलब वो एक सुखी थे, समृद्ध थे, लेकिन उनका जो कार्य था वो गांव-गांव घूमना होता था, कस्बे में जाना होता था, और वो लेखक भी इसलिए बन गए। प्रेमचंद अगर कहीं दूसरी जगह होते नौकरी करने में, तो वो राइटर नहीं बनते। भाई गांव-गांव जा रहे हैं, तो अपने काम से जा रहे हैं,
अपने काम से जा रहे हैं, तनख्वाह मिल रही है, लेकिन गरीबों का दुख दर्द देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो प्रेमचंद जी के भीतर एक लेखक वहाँ से प्रवेश करता है। तो ये हो गया। तो नंबर 1 तो प्रेमचंद जी तो एक गरीब नहीं थे, दिक्कतों में नहीं रहे हैं। नंबर 2 आपके सवाल का, कोई भी लेखक किसी भी जाति का अगर उसकी पत्नी सही है, ठीक ठाक है, उसको समझती है कि उसके पति लेखक हैं, तो वो अच्छी तरह से गुजारा कर सकती है। अच्छी तरह का मतलब ये भूखा नहीं मरना पड़ेगा, लेखक को उतना पैसा मिल जाता है। माने राजस्थान के यादवेंदु जी थे, अभी डेथ हो गई, मेरी 70-80 किताबें लिखी। सूरज का 16वां घोड़ा 7 वाचा कुछ सीरियल भी लिखा। मैं घर पे गया, खाने पे बुलाया मुझे, मतलब गैर दलित थे। वो कहते थे मैं लेखन पर ही जिंदा हूँ, लेकिन लेखक बनने के बाद मकान बनाया उन्होंने, परिवार चलाया, 10-12 घंटे लिखते थे, उनको पैसा मिलता था उस समय, मतलब ठीक है। लेकिन आप बात वही है, आपकी बीबी अगर चाहे कि भाई नहीं मुझे तो कभी होटल का खाना चाहिए, मुझे तो ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, या बच्चे को बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, या बच्चे को बहुत अच्छा ये चाहिए, या बच्चे को मोटरसाइकिल चाहिए। मेरा कहना यह है कि अगर पत्नी चाहे लेखक की तो ठीक ठाक गुजारा हो सकता है। कोई भी लेखक का परिवार भूखा नहीं मरता, उतना पैसा लेखक को मिलता है, ज़्यादा नहीं मिलता। हाँ सर, नया क्या लिख रहे हैं और नया क्या लिख रहे हैं, और भविष्य की क्या योजना है आपकी, क्या करना चाह रहे हैं? मेरा ऐसा है कि मेरी सबसे बड़ी अब चिंता यह है, और इस उम्र में पहुंचने के बाद बहुत सारे लोगों की चिंता हो जाती है, वो एक प्राकृतिक है। मुझे अगर कुछ हो गया तो ये अधूरा जो काम है वो पड़ा रहेगा। मन इसलिए जो पुराने जो मेरे माने अधूरे जो काम हैं प्रायोरिटी बेसिस पे वो मैं लिख रहा हूँ। एक तो काम वो हैं, जैसे रेखा चित्र एक विधा है जिस पे मैंने लिखना शुरू किया। दलित समाज के किसी व्यक्ति ने भी शायद उत्तरी भारत में रेखा चित्र विधा पे नहीं लिखा। नंबर 1, कोई किताब नहीं आई आज तक, ठीक। नंबर 2, निबंध पे एक जयप्रकाश कदम की किताब पीछे आई है लगभग, केवल किसी और के नहीं आई। निबंध मैं लिखता था, मेरी किताब कोई कानपुर में छाप रहे हैं। नंबर 3, डायरी पर किताब भी एक आध आई होगी, ऐसा मुझे नहीं लगता, दलित की। और नंबर 4, रेखा चित्र हो गया, निबंध हो गया, और संस्मरण। अब संस्मरण मेरी 30, 40, 50 डायरी रखी हुई हैं, जब मैं जाता था उनको खोजा है। तो संस्मरण पर किताब कोई छाप रहे हैं, टाइप करने के लिए दिया है। तो ये 4 किताबें हो गई। इसके अलावा जो महापुरुषों पे मेरी किताब अभी आनी है, मैंने बताया था। अमर चित्र कथा की तरह से जो सम्यक प्रकाशन छापना चाहते हैं, अमर चित्रकथा बाबा साहब से शुरू किया, वो मैं पूरी करके दे चुका। कलर्ड किताब है 40 पेज की, बड़े साइज में, तो वो मैंने दे दिया। कहानी, मेरा कहानी संग्रह प्लस ज्योतिराव फुले पर उपन्यास, वो राजकमल को दे दिया 3 महीने पहले। इसके बाद वाणी प्रकाशन से मेरा कहानी संग्रह आ रहा है, और एक दलित साहित्य, संस्कृति और कला 600 पेज की किताब, वो वाणी प्रकाशन से आ रही है। ये चीज़ है। कोई महत्वाकांक्षी योजना है जो आप पूरा करना चाहते हैं अभी? महत्वाकांक्षी योजना इन्हीं में से कुछ है जो मैंने बताया ना, जो महापुरुष हैं बाबा साहब के आगे वाली पीढ़ी के, जिनको मैंने कहा कि हर तीसरे चौथे परिवार में एक इतिहास पुरुष हमारा होता है, लेकिन उसके घर का आदमी उसको कूड़ा समझता है, हास्य का आदमी समझता, या ये समझता ये तो मेरे घर में रहता है, मेरे चाचा, फूफा, ताऊ या पिता भी है, उसको अहमियत नहीं है मैंने। और ऐसा ये एक कड़वा सच है। उसने कितना काम किया है, क्योंकि घर वाले उसको तो पढ़ते नहीं है। आपके घर वाले समझ पाए आपकी अहमियत? नहीं, मेरे घर वाले
कुछ समय के लिए समझा, फिर नहीं। फिर मैंने कहा ना भाई मैंने कहा कि 20-25 साल मुझे पैसा भी मिलता रहा, हवाई जहाज में जाता था तो उनको अहमियत लगती थी। हाँ, नेमिश राय जी बड़े राइटर है। मैं शिमला जब रहा राष्ट्रपति निवास में तो हाँ, नेमिश राय जी राइटर है। जब मेरी स्थिति डावांडोल हो जाती है तो वो कहते हैं नेमिश राय जी कुछ नहीं। नहीं, सब कुछ अर्थ पे निर्भर है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो मेरा कहने का मतलब है कि वो जो किताब का मैं आपको बता रहा हूँ ना कि जो आम जो हमारे साथ थे और अभी उनकी डेथ हो गई और उन्होंने बड़े बड़े काम किए, लोगों को पता नहीं। तो उन पर ऐसे 100 लोगों पर मेरी किताब अब आने वाली है। और चूंकि मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ, पढ़ाया हुआ भी है, तो इतिहास हमारे लिए ज़रूरी है। मान लीजिए किस कॉलोनी में कौन आदमी किस तरह से रहता था, क्या खाता था, कैसे वो मतलब अपने परिवार को देखता था, ऐसे बहुत सारे लोग हैं हर कॉलोनी में, कम से कम 2 आदमी, आप समझ लीजिए। तो उन व्यक्ति को ढूंढना, तलाश करना, उन पर लिखना, तो उनके घर वालों से बात करना, तो वो एक ऐसी किताब में चाहता हूँ कि उन पर आनी चाहिए। तो वो ऑलरेडी किताब पे काम करना शुरू कर दिया है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतनी चीज़ें बताई। और निश्चित तौर पे हमारे जो पाठक हैं, हमारे जो दर्शक हैं, उनको आपको समझने में मदद मिलेगी, आपका जो काम है उसके बारे में पता चलेगा। चलते चलते सर, अगर आप कुछ जोड़ना चाहें जो मुझसे छूट गया हो पूछना, तो आपका स्वागत है। नहीं, बहुत सारी चीज़ें देखिए ऐसी हैं, मैंने 2-3 चीज़ें बताना चाह रहा हूँ जी। एक तो विशेषकर दलित साहित्यकारों के बारे में कि उनको एक तो अपने व्यक्तित्व का एक विस्तार करना चाहिए, अपने आप को उदार बनाइए। मैं खुद उदार बनाता हूँ, कोशिश करता हूँ, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अपने साहित्य को उदार बनाइए और व्यापक बनाइए। जैसे मैंने अभी कहा कि ये विधाओं पे कोई नहीं लिख रहा चित्र, ये जो माने डायरी वगैरह है, तो इस विधा पे क्यों नहीं लिख रहे हैं भाई? उसमें मेहनत करनी पड़ती है, अलग बात है, निबंध लिखने की मेहनत करनी पड़ती है। नंबर 3 यह है कि लेखक को अपने शहर से बाहर भी जाना चाहिए। क्यों? वो नहीं जा पा रहा है किसी ना किसी कारणवश, और लेखक जब तक बाहर नहीं जाएगा, मैं ऐसा मानता हूँ। और मैं इस बारे में राहुल सांकृत्यायन जी को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, डॉक्टर अम्बेडकर के बाद राहुल सांकृत्यायन जी। और हो सकता है राहुल सांकृत्यायन के बाद नेमिश राय दूसरा आदमी हो घुमक्कड़ में, इतना घुमा। हाँ, घुमक्कड़। अभी मैं और भी जाना चाहता हूँ। मेरी जो आपने एक सवाल महत्वाकांक्षा का किया था, बीच में रह गया, कश्मीर कई बार जाना चाह रहा था, टिकट भी बुक करा दिया, नहीं जाने गए। दलित इन कश्मीर, ऐसी किताब मेरी लिखने की इच्छा है। कश्मीर में दलितों की क्या स्थिति है, क्योंकि इस पर कोई किताब ना हिंदी में है ना अंग्रेजी में है। तो मेरी एक बड़ी इच्छा है कि भी कश्मीर जाकर, श्रीनगर जाकर वो किताब मैं लिखूं। तो कुछ किताबें मैंने उस तरह की हैं कि वो आनी चाहिए। और अंतिम मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि दलितों को, जैसे मैंने कहा कि एक तो अधिक से अधिक आपको मेहनत करनी चाहिए, भाषा पे कमांड होना चाहिए, अंग्रेजी भाषा में लिखना पढ़ना आपको सीखना चाहिए, अंग्रेजी में बोलने की आपको एक तरह से ये होना चाहिए माने, तो आप फिर देश के बाहर भी आपका ये माने एक प्रचार प्रसार होगा और आपको फिर लोग उस तरह से, उस दृष्टि से देंगे। और अंतिम बात यह है कि आप रिपीटेड चीज़ों को रिपीट ना करें। जैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पर बहुत सारी अभी भी ऐसे ये हैं तथ्य जिनको लोग पढ़ नहीं पाते हैं, छू नहीं पाते हैं। जैसे अभी जो डैम वगैरह, जो बांध वगैरह जो बने थे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 1000 पेज की अंग्रेजी में वो किताब अभी हमारे यहाँ से छपी थी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। उसमें कैसे खानों के अंदर उतरते थे बाबा साहब, कोयला खानों में नहीं, तो उस पर तो बहुत कम लोगों ने लिखा है। अब 1000 पेज की किताब कौन पढ़ेगा? नहीं। आपने और कौन कौन से महत्वपूर्ण काम किया? आपने बाबा साहब का जिक्र किया, सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री में भी तो आप रहे थे। नहीं, मैंने तो देखिए ऐसा है कि, और मैं इसमें एक चीज़ और बताना भूल गया
कि एक लेखक की कोई एक माने कोई सीमा नहीं होनी चाहिए, वही यही लिखेगा। मैंने पर्यावरण पे बहुत लिखा है, मैंने आदिवासियों पर बहुत लिखा है, आदिवासियों मेरी कहानी जनसत्ता में भी छपी। मैंने लगभग हर विधा पे लिखा। माने एक लेखक को ये भी चाहिए, उसका एक ये नहीं होना चाहिए भाई इसी पे मैं लिखूंगा, दलितों पे ही मैं लिखूंगा। क्यों? और दलितों पे भी अपनी जाति पे लिखूंगा। आपने भी कितनी कहानियाँ पढ़ी होंगी भाई, दलित समाज की और भी तो उपजाति हैं, उन पर भी आप लिखें। तो मैंने लगभग हर उस पर लिखा है। उसका कारण फिर मैं दोहरा रहा हूँ कि मेरे संबंध सभी जाति के लोगों से रहे और व्यापकता रही है, और मैं बाहर घूमता रहा, लोगों से लिखता रहा। तो उस तरह से आज की स्थिति में दलितों को शिक्षा पर भी लिखना चाहिए, टेक्निकल किताबें आ रही हैं उस पर भी लिखना चाहिए, कोर्स के अंदर जो किताब टेक्निकल लगी हुई हैं उस पर भी लिखना चाहिए, और अपना हस्तक्षेप वो बिजनेस के अंदर करना चाहिए। प्रोफेशनल जो पब्लिशर हैं उनसे जुड़ना चाहिए, क्योंकि आपको हर क्षेत्र में काम करना है, केवल साहित्य में नहीं। समझ रहे हैं ना? तो तब जाके आपका और आपके समाज का उद्धार होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे मोहनदास नमिश राय जी, और निश्चित तौर पे इंटरव्यू की शुरुआत में आप इनको जितना जान पाए होंगे, मुझे उम्मीद है कि इंटरव्यू खत्म होने के बाद आप इनको और बेहतर तरीके से जान पाएंगे। इस कड़ी में हम अगली बार अगले एपिसोड में किसी और साहित्यकार से रूबरू होंगे और उनसे आपका परिचय कराएंगे। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं अशोक दास, दलित दस्तक, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। जय हिंद।